हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से बताया था, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा तब ये वीडियो देखिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। आइए चट्टान के बारे में पूरा डिटेल से फिर इसको पढ़ते हैं, कौन कौन से चट्टान है। पिछले वीडियो में 6 प्रकार के चट्टानों के बारे में सिर्फ नाम बताए थे। ये 6 प्रकार की चट्टानें इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए, पहला है आर्कियन कर्म की चट्टानें। पहला है आर्कियन कर्म की चट्टानें। ये चट्टानें जब पृथ्वी ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ था, जब पृथ्वी ठंडा हुआ था उस समय ये चट्टानें का निर्माण हुआ था। ये चट्टानें पृथ्वी जब आग का गोला यानी लावा की तरह पिघला हुआ था, यानी आग का गोला था, और पृथ्वी के ठंडा होने में टाइम लगता है करोड़ों वर्ष पहले। ये चट्टानें सबसे पहले हुआ था। ये आर्कियन का चट्टानें का निर्माण हुआ था जब पृथ्वी ठंडा हुआ था। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। कौन चट्टानें? प्राचीनतम चट्टानें। ये मूलभूत चट्टानें हैं। पृथ्वी का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल यानी आर्कियन काल में हो गया था। पृथ्वी का लगभग, ये चट्टानें जब पृथ्वी ठंडा हुई थी उस समय पृथ्वी का 86.7% का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल में हो गया था। कैम्ब्रियन पूर्व काल का दूसरा नाम है आर्कियन काल। कौन काल? आर्कियन काल। इसी के नाम पर ही आर्कियन काल की चट्टानें का नाम पड़ा था। इस चट्टाने में जीवाश्म नहीं होते हैं। ये बहुत प्रकार के हैं। अब ये चट्टानें नष्ट हो चुकी है। ये नहीं के बराबर है, मिलता है। और इसके लेकिन निश और शिष्ट के रूप में मिलता है, यानी अपर्दन और निक्षेपण के रूप में कुछ मिलता है। इसमें जीवाश्म नहीं पड़ता है। ये बंजर तरह होता है, इसमें कोई फसल नहीं उगता है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं देखते हैं। तो तांबा, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलामाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, ये सब प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। मुख्य रूप से यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये सोना किस चट्टान से पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, डोलामाइट, अभ्रक, मैंगनीज, लोहा, तांबा, ये सब आर्कियन काल की चट्टानों में ही पाया जाता है। फिर से देखते हैं। तांबा, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलामाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना, ये सब की चट्टानें आर्कियन काल की चट्टानों में पाया जाता है। ये चट्टानें मूल रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो जानते हैं। कर्नाटक, ये कर्नाटक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर झारखंड, ये यहाँ है झारखंड, और छोटा नागपुर पठार राजस्थान में छोटा पाया जाता है। ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में निश और शिष्ट के रूप में मिलता है, इसलिए मैं मैप पर नहीं दिखाया हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, झारखंड में छोटा नागपुर पठार में, और ये क्या कहते हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये सब चट्टानें। इतना याद रखिएगा। दूसरा है धारवाड़ कर्म की चट्टान। ये धारवाड़ चट्टान है। ये धारवाड़ कर्म चट्टान है। आर्कियन कर्म के अपरदन और निक्षेपण से, ये आर्कियन कर्म की चट्टानें हैं। अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ कर्म की चट्टानें निर्माण हुआ। ये धारवाड़ का नाम क्यों पड़ा है? कर्नाटक के सबसे पहले धारवाड़ जिला में ये चट्टानें पाए गए थे, यानी खोजा गया था, इसलिए इसका नाम धारवाड़ कर्म की चट्टानें रखा गया है। ये कर्नाटक में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं। कौन चट्टानें हैं? ये परतदार चट्टानें हैं। कुछ कर्नाटक में पाया जाता है, कुछ राजस्थान में। राजस्थान के अरावली पर्वत है राजस्थान में। अरावली का पर्वत इसी कर्म की चट्टानी से हुआ है, जो धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानें तो है, ये अरावली पर्वत है, ये सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत धारवाड़ कर्म की चट्टानें सबसे पुरानी पर्वत है। इसको प्राचीनतम मोरदार पर्वत कहा जाता है। अरावली को क्या होता है? प्राचीनतम मोरदार चट्टानें कहा जाता है। लेकिन हिमालय को नवीनतम मोरदार चट्टानें कहा जाता है। यह क्वेश्चन डिफरेंस है, ध्यान रखिए। प्राचीनतम मोरदार चट्टानें अरावली है, नवीनतम मोरदार चट्टानें हिमालय है। ये अरावली राजस्थान के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है।
माउंट अबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट अबू पर्वत है। माउंट अबू की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। इतना याद रखिए। अरावली में ये धारवाड़ चट्टान है, अरावली चट्टान का ही कर्म है कर्नाटक। ये धारवाड़ चट्टान कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। कर्नाटक के 3 जिले में पाए जाते हैं। कौन कौन जिले? धारवाड़ जिले, शिमोगा जिले और बेलारी जिले। कौन कौन? ये यहाँ पे धारवाड़ जिले, इधर यहाँ से धारवाड़ जिले, बेलारी जिले, शिमोगा जिले, ये 3 जिलों में मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है। ये धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं देखते हैं। लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम, डोलोमाइट, जस्ता और टंगस्टन। कौन कौन है? लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम, डोलोमाइट, जस्ता और टंगस्टन। ये धारवाड़ चट्टान में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान से सोना या कोलार और हट्टी 2 खाने हैं। कर्नाटक में कोलार और हट्टी 2 खाने हैं जहाँ से मुख्य रूप से सोना निकाला जाता है। सोना की खान है कोलार और हट्टी। यहाँ पर है कोलार और हट्टी कर्नाटक में है। यहाँ मुख्य रूप से सोना की खान है। एक धारवाड़ का चट्टान राजस्थान में जो अरावली पर्वत का हिस्सा है। तीसरा है कुरप्पा का चट्टान। कुरप्पा का चट्टान ये है। कुरप्पा का चट्टान ये अर्ध चंद्राकार है। क्या है? इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार, चांद जैसा बना हुआ है। ऐसे क्या है? चांद जैसे से बना हुआ अर्ध चंद्राकार है। ये कुरप्पा का चट्टान आंध्र प्रदेश पे कुरप्पा जिले में पाया गया है। क्या पाएगा? आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले में सबसे पहले पाएगा। इसका नाम इसलिए कुरप्पा कर्म की चट्टाने रखा गया है। आंध्र प्रदेश के सबसे पहले कुरप्पा जिले में इसका प्रमाण मिला था, इसलिए इसका नाम कुरप्पा कर्म की चट्टाने रखा गया है। ये कुरप्पा कर्म की चट्टाने आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में ही इसका सबसे पहले प्रमाण मिला था और इसका नाम कुरप्पा कर्म की चट्टाने रखा गया। इस चट्टाने को दिल्ली रीज के नाम से, दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कुरप्पा कर्म की चट्टाने को क्या नाम, दूसरा नाम है दिल्ली श्रेणी। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर। इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। कुरप्पा कर्म की चट्टाने में बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर और एस्बेस्टस। क्या है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को एलिवेस्टर, जिसको बोलते हैं एलिवेस्टर, एस्बेस्टस लिखा जाता है। क्या था? एलिवेस्टर को एस्बेस्टस लिखा जाता है। इसमें कुरप्पा कर्म की चट्टाने में पाया जाता है। कुरप्पा कर्म की चट्टाने में सोना का कुछ प्रमाण कुरप्पा जिले में भी मिला था। सोना का कुछ प्रमाण कुरप्पा जिले में मिला था, कुछ प्रमाण। लेकिन मुख्य रूप से कोलार और हट्टी से कर्नाटक के सोने के खान मिला है। चौथा है बिंद कर्म की चट्टान। क्या है? बिंद कर्म की चट्टान। लेकिन कुरप्पा कर्म की चट्टाने ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का निर्माण कुरप्पा कर्म की चट्टाने से ही मिला है। चौथा है ये चित्तौड़गढ़ से सासाराम। ये बिंद कर्म की चट्टाने है। इसका नामकरण बिंद पर्वत, मध्य प्रदेश में जो बिंद पर्वत है, इसी के नाम पर ही बिंद पर्वत का नाम बिंद कर्म की चट्टाने रखा गया है। इसका नाम बिंद पर्वत पर ही रखा गया है। ये मध्य प्रदेश में, चित्तौड़गढ़ से कुछ हिस्सा राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ बिहार में भी है इसका। चित्तौड़गढ़ से यानी राजस्थान, चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान से सासाराम बिहार में 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 1,00,000 जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,36,00,000 यानी 3,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये बिंद कर्म की चट्टाने। इस चट्टाने में चूना पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और कॉपर कलेश। क्या है? कॉपर कलेश मिलता है।
कॉपर कली, ये पूछा जाता है कॉपर कली किस चट्टाने में मिलती है? बिंद कर्मिक चट्टाने। कौन सी चट्टाने? बिंद कर्मिक चट्टाने। बिंद कर्मिक चट्टाने में कैसे? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर कली। कौन सी चट्टाने मिलती है? बिंद कर्मिक चट्टाने। बिंद कर्मिक चट्टाने ये मुख्य चूने पत्थर से सीमेंट उद्योग का आधार मिलता है। इसमें चूने पत्थर से सीमेंट उद्योग का आधार मिलता है बिंद कर्मिक चट्टाने से। इसमें सीमेंट का उद्योग भी है बिंद कर्मिक चट्टाने से। बिंद कर्मिक चट्टान जो बलुआ पत्थर मिलता है, बिंद कर्मिक चट्टान में जो बलुआ पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला किन कर्मिक चट्टाने से मिला है? बना है बिंद कर्मिक चट्टाने से। और मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, वो भी बिंद कर्मिक की चट्टाने से ही बना है। इसमें बलुआ पत्थर भी, इस बिंद कर्मिक चट्टाने में जो बलुआ पत्थर मिलता है वो दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बना है। और मध्य प्रदेश में पन्ना और गोलकुंडा, मध्य प्रदेश में पन्ना और गोलकुंडा की खान से हीरा निकाला जाता है। हीरा की खान पर मिला है क्या? मध्य प्रदेश में पन्ना और गोलकुंडा, मुख्य रूप से पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है। जो किस कर्मिक चट्टान है? बिंद कर्मिक की चट्टान है। इतना याद रखिएगा। और पांचवा है गोंडवाना कर्मिक चट्टान। क्या है? गोंडवाना कर्मिक चट्टान। ये गोंडवाना कर्मिक चट्टान ये है गोंडवाना कर्मिक चट्टान। ये चट्टाने तीनों जल निक्षेपण के द्वारा निर्माण हुआ था। जल निक्षेपण के निर्माण से जो परतदार चट्टानें बनती है, अनेक प्रकार की जो मलबे या मिट्टी इला अनेक प्रकार के जो गाढ़ होते हैं वो लाए हैं, उससे जो परतदार चट्टानें बनती हैं उसको, इसका निर्माण मुख्य रूप से दामोदर, महानदी और गोदावरी, क्या है? महानदी दामोदर, महानदी और गोदावरी, ये 3 क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन? गोंडवाना कर्मिक चट्टान। इसका निर्माण कैवेरियन काल में हुआ था। किस काल में होता है? कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण होता है गोंडवाना कर्मिक चट्टान। इस चट्टाने में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कर्मिक चट्टाने में सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना कर्मिक चट्टाने से ही मिलता है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना कर्मिक चट्टाने से ही निकाला जाता है। ये 98% कोयला बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस कोयला भारत में 98% ये कोयला है जो बिटुमिनस है, जो द्वितीय कोटि का कोयला है। कोयले 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो प्रथम कोटि का कोयला होता है, बिटुमिनस जो द्वितीय कोटि का कोयला होता है, तृतीय लिग्नाइट, क्या होता है? तृतीय कोयला लिग्नाइट तृतीय कोटि का होता है, और चौथा पीट कोयला ये चतुर्थ कोटि का होता है। सबसे ज्यादा कोयला एंथ्रासाइट, ये प्रथम कोटि का कोयला सबसे अच्छा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 90% से ऊपर होती है। इनको 95 से 98% कार्बन एंथ्रासाइट कोयला में होता है, जो अच्छे से बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, प्रदूषण कम देता है। और द्वितीय कोटि का कोयला 85 से यानी 80 से 85 या 90 के बीच में कार्बन होता है। ये द्वितीय कोटि का कोयला है। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला, चौथा था पीट। इतना याद रखिए। भारत में 98% कोयला ये गोंडवाना कर्मिक चट्टाने से ही निकाला जाता है। और छठा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र,
अथवा गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पाया जाता है। और अधिकांश भाग ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये सब महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी के विस्फोटक से निकलने वाले बेसाल्ट लावा के, इसे बेसाल्ट लावा से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसको ट्रैप क्यों बोला जाता है? ट्रैप इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जो सीधी नुमा परतदार बनते हैं उसको ट्रैप बोला जाता है। ये बेसाल्ट लावा के निर्माण से ये दक्कन ट्रैप बना है, का निर्माण हुआ है। इसमें अपर्दन और निक्षेपण के कारण इसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप में अपर्दन और निक्षेपण के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के निर्माण से कपास की खेती होती है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और एक और नाम है रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी क्या बोलता है? रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। इसमें कपास की खेती होती है और रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी भी कहते हैं। कितना समझ गए? अब प्रायद्वीपीय पठार के कुछ लाभ पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या लाभ मिल सकता है। पहला है प्रायद्वीपीय पठार। थोड़ा पठार का मतलब होता है थोड़ा ऊंचा से। यहाँ के नदी का धार बहुत तेज होता है। क्या होता है? नदी का जो धार बहुत तेज होता है। नदी धार तेज होने के कारण यहाँ पनबिजली का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा पनबिजली का निर्माण हुआ है। दूसरा होता है कि इसमें अनेक प्रकार के गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे छोटे। दूसरा है अनेक प्रकार के छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। गड्ढे पाए जाने के कारण यहाँ पे तालाब का अधिक निर्माण हुआ है। तालाब अधिक निर्माण होने के कारण यहाँ पे सिंचाई की सुविधा अधिक होती है। जो तालाब से पानी पंप द्वारा निकाल कर खेतों में सिंचाई किया जाता है। तीसरा है जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। क्या है? लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है अधिक वर्षा होने के कारण। और इस लेटेराइट मिट्टी के निर्माण से इसमें मसालों का खेती सबसे अच्छा होता है। जैसे मिर्च हो गया, मिर्च अनेक प्रकार की मसालेदार खेती होती है। और चौथा है अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन होने के कारण अनेक प्रकार के वृक्ष, सागवान, महोगनी, शीशम, अनेक प्रकार के ये वन होते हैं। ये वन से सदाबहार वन का निर्माण होता है। पांचवा है प्रायद्वीपीय पठार के ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पूरब में वर्षा कम होती है। यहाँ पे पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में पश्चिम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूरब में कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण घास का निर्माण होता है। घास निर्माण होगा तो पशुपालन होगा तो दूध अनेक प्रकार के मिलेंगे, जिससे पशु को एक बिजनेस शुरू होगा। एक लाभ हुआ यहाँ पशुपालन। छठा है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार होने के कारण यहाँ पे बंदरगाह का निर्माण अच्छा से हो जाता है। ये दोनों समुद्र है, इधर है अरब सागर, इधर है पश्चिम बंगाल। क्या है? इधर अरब सागर, इधर पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं। अनेक प्रकार के बंदरगाह का निर्माण होता है, जिससे बंदरगाह निर्माण होने के कारण व्यापार आसानी से हो जाता है। जो भी नाव या बोट होती है जो आसानी से ये तट के आराम से सटे होने के कारण यहाँ पर व्यापार अच्छा से होता है। सातवां लाभ यहाँ से इसमें कुछ लाल मिट्टी पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में लाल मिट्टी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी के कारण मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ,
चावल, मक्का, ये सब मोटे अनाज है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये सब प्रायद्वीपीय पठार के लाभ हो गए, 5-7 हो गए हैं। इसमें कुछ कुछ और लाभ है, आप देख लीजिएगा। भारत के भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत है। क्या है? एक विशाल पर्वत है, इसका नाम है हिमालय। विशाल पर्वत का नाम हिमालय है। भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत, इसका नाम हिमालय है। ये हिमालय से कुछ कुछ लाभ है जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला लाभ है, भारत के उत्तर से शीत ऋतु में जो ठंडी ध्रुवीय हवा आती है उसको ये हिमालय रोकती है, जिससे भारत में प्रवेश नहीं करने देती है, जिससे भारत में ठंडा कम लगता है। ये ध्रुवीय हवा को रोकती है हिमालय। दूसरा इसका हिमालय का लाभ है, यह हिमालय जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो हिमालय से टकराकर भारत में वर्षा देती है। यह हिमालय हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को रोकती है और भारत में वर्षा कराती है। दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है, इसमें सदा हरित वन पाए जाते हैं। इसमें हरित वन पाए जाने के कारण अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं और जड़ी बूटियां भी पाए जाते हैं। चौथा है, यह जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, कौन कौन? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मुख्य 4 नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज, यहाँ से जो सिंधु आती है, सतलज, यहाँ से गंगा, ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ से, ये 4 मुख्य प्रमुख नदियाँ लाए जाते मिट्टी, जो मिट्टी का निर्माण करता है। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक विशाल मैदान का निर्माण किया है, जो इसी 4 नदियों और अन्य नदियों मिलकर ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। मैदानी भाग का निर्माण होने के कारण यहाँ फसलें आसानी से उगाए जा सकते हैं। ये लाभ हो गया। और जो ये नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को, 2 प्रकार के मिट्टी होते हैं, एक बांगर, एक खादर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। ये पुरानी को नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये इसका लाभ हुआ। यहाँ की पानी बहुत रफ्तार में होती है, पहाड़ से जब पानी निकलते हैं तो बहुत रफ्तार में होती है। यहाँ पर भी पनबिजली का निर्माण होता है, इतना याद रखिएगा। और सबसे बड़ा है कि इसमें पर्यटक केंद्र सबसे ज़्यादा है। पांचवा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक केंद्र आकर्षक होते हैं, यहाँ पर्यटक जाते हैं, जिससे पर्यटक अधिक आने से अनेक प्रकार के मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर निर्माण होने के कारण जो भी श्रद्धालु या दर्शन करने के लिए आते हैं, उससे पर्यटक का अधिक निर्माण हुआ है। कितना होगा? ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।